हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे। 3 लेक्चर इसके हो गए हैं। तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज स्टेट ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही हमारा स्टेट ऑफ मैटर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं इसमें Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed. जी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स के बारे में इन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया। उसके कुछ पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रपोर्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब का थोड़ा इसमें आपको बताया गया है, तो नीडेड है, इसलिए पॉइंट वाइज इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें है वो कह रहे हैं स्पीड्स ऑफ the individual molecules speed of the individual molecule of gas do not remains कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आपका है उसकी स्पीड कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो वैरी होती रहती है। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स होते हैं तो स्पीड चेंज हो जाएगी। दीवार में कंटेनर के कोलाइड होते हैं तो वहाँ से स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर स्पीड फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज it changes due to intermolecular collision and collision with the walls of the कंटेनर। यानी कि मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन और कंटेनर की वॉल्स के कोलिजन की वजह से इनकी स्पीड या वेलोसिटी फिक्स नहीं रहती है, वह वैरी करती रहती है। अब इसको थोड़ा और समझिए। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए। अब और समझा जाए तो नोट करके समझते हैं। नोट क्या है भाई पॉइंट? एट अ गिवन टेम्परेचर the distribution molecular speeds does not change। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चेंज नहीं होती। ये पहला नोट आपका हो गया कि एट अ गिवन टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड डज नॉट चेंज। और दूसरा नोट क्या है बेटा? द फ्रैक्शन ऑफ molecules having
the most probable speed remains same. मतलब द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रिमेन्स सेम कब तक? सो लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स सेम। बटा बताया आपको कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर सेम है तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी जो है रिमेन सेम रहेगी। सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते किसे हैं? यदि आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की हम लोगों ने फार्मूले की बात की थी, लेकिन ये है क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं स्पीड ऑफ the maximum number of molecules at a given temperature. Speed of the maximum number of molecules at a given temperature. इसका ग्राफ देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरफ है, और मॉलिक्यूलर स्पीड इस एक्सिस पे है। तो जो ग्राफ है आपका वो ये है, एक स्पीड तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ये आपकी जो है, ये आपकी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और वेलोसिटी। भाई मैक्सिमम मॉलिक्यूल की ये स्पीड है, इसके बाद तो मॉलिक्यूल्स स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का पोर्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। इस पर्टिकुलर जगह पर जो है, इस पर्टिकुलर जगह पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड ये है, तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। क्या हो गई? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? अब आता है, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो एट सेम टेम्परेचर लाइटर गैसेस जो होंगी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और हैवियर की कम होगी। बहुत कॉमन है, जो हल्की गैस होगी वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी और जो हैवी होगी वो धीमे मूव करेगी। तो उसकी बात भी कर लें। सॉरी, एट द सेम टेम्परेचर, at the same temperature lighter gases shall move faster than heavier gases. हैवियर गैसेस, जो लाइटर गैस होगा वो फास्ट मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस के। कैसे? देखिए, ये आपका ग्राफ है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एक्सिस पे है और मॉलिक्यूलर स्पीड ये इस एक्सिस पे है। तो देखिए, जो इसका ग्राफ होता है बेटा वो इस तरह होता है।
दूसरा जो है वो इस तरह, ये जो आपका है ये आपका है फॉर Cl2 टेम्परेचर 300 केल्विन है सॉरी, और ये आपका है नाइट्रोजन, टेम्परेचर यहाँ भी 300 केल्विन है। ध्यान दिए नाइट्रोजन का वेट कम होता है तो उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड जो है ज़्यादा है, फास्ट मूव कर रहा है। देखिए भाई यहाँ पर है, और Cl2 का ज़्यादा फ्रैक्शन है लेकिन वेलोसिटी जो है वह कम है। ओके, अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ये तो सेम टेम्परेचर की बात हो गई, तो मास ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। तो दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या बता रहे हैं, एज टेम्परेचर, क्या कह रहा है बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जो कर्व हमारा होगा इसका स्पीड का कर्व, अब इसको बनाएंगे हम, शिफ्ट्स टूवर्ड राइट डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कर्व राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसे कॉपी कर लिए बेटा, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कर्व हमारा राइट साइड में, यानी इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जो हमारी स्पीड है वह बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, द मोस्ट probable speed increases on increasing temperature, on increasing temperature। लेकिन टेम्परेचर के साथ स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन और दूसरा क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जो मोस्ट प्रॉब्लम रखें वह घटेगा। तो स्पीड तो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कम होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ओके, अब आते हैं आगे। ये बात होगी, आपको पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है टेम्परेचर बढ़ेगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये थोड़ा हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्चुअली इसमें क्वेश्चन एक आध दिख जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। लेकिन आगे भाई ऐसी तैयारी आप करें, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे छूटे नहीं, तो ये हम लोग कोशिश है। ये आपका इधर आपका था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या था बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस तरफ है, और जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो इस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो एक्स एक्सिस पे है।
देखिए ग्राफ हम अलग अलग कलर से बनाते हैं। ये आपका एक है, सांकेतिक है बेटा, मतलब बस समझने भर के लिए, ताकि आप समझ सकें। ये आपका टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो है, ये है एट T1, ये एट T2, ये एट T3। साफ साफ आपको लग रहा है बेटा T3 वाली स्पीड जो है ज़्यादा है भाई, ये मॉलिक्यूलर स्पीड यहाँ आएगी, मोस्ट वाली स्पीड T2 वाले की उससे कम है और T3 वाली की उससे कम है। ये साफ साफ मॉलिक्यूलर स्पीड पे भाई, ये यहाँ इतनी स्पीड फॉर T1 है, यहाँ पर स्पीड फॉर T2 है और यहाँ पर T3 है। भाई बढ़ रहा है उधर से इधर जाने पे तो T3 ज़्यादा है, लेकिन आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखें तो T1 में ज़्यादा है, T2 में कम है, T3 मुझसे कम है, क्योंकि ऑर्डर आपका ये है कि T1 से ज़्यादा है T2, उससे ज़्यादा T3। ओके, ये टेम्परेचर की बात हो रही है। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो T3 एंड T3 में टेम्परेचर ज़्यादा है, स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उस स्पीड पर कम है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है इसके दूसरे टॉपिक पहुँचते हैं। भाई हम लोगों ने गैसेस स्टेट पढ़ लिया, गैसेस स्टेट हमारा पूरा हो गया। अब हमारा जो है पोर्शन वो लिक्विड स्टेट का है। लिक्विड स्टेट बहुत छोटा सा क्वेश्चन, उसमें 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर को कौन इफेक्ट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कौन इफेक्ट करेगा, सरफेस टेंशन को कौन इफेक्ट करेगा, और विस्कोसिटी कौन इफेक्ट करेगा। इतना ही पोर्शन है, बहुत सदा हुआ क्वेश्चन लिक्विड स्टेट का है। एक आध क्वेश्चन कभी कदा दिख जाता है, कभी गलत नहीं होगा यदि आपने थोड़ा केयरफुली उसको पढ़ा। गलती कहाँ हो जाती है, बच्चे ध्यान नहीं देते, सट से आंसर लगाते, अरे ये इतना आसान क्वेश्चन फट से लगा दिया। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। अभी ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो इसका मतलब आपको उसको 2 बार पढ़ना है, पढ़ने में कोई चूक तो नहीं होगी। डरना नहीं है, लेकिन देखना है कि ऐसा ना हो कि आसान क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होता है बेटा तो बहुत अखरता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता वो आपको बहुत चुभेगा। इसलिए कोशिश करें कि आसान क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट, इसमें हम लोग सीखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है वेपर प्रेशर भाई? आप कोई लिक्विड लीजिए, इसमें लिक्विड है, कोई भी लिक्विड स्टेट में है, ये भाई आपका लिक्विड है। आपने उसको हीट प्रोवाइड किया, बर्नर से हीट प्रोवाइड किया, भाई चाहे गैस स्टोव से प्रोवाइड करें, चाहे आप जिससे प्रोवाइड करें, तो हीट प्रोवाइड किया बेटा तो क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है वह वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यानी लिक्विड जो था आपका वह हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हुआ, यानी ये वेपोराइजेशन प्रोसेस हुई। फिर बेटा जो भाई जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं सरफेस पे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, हीट करके आप क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वह लिक्विड के सरफेस स्केप करके एटमॉस्फेयर में जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी घटेगी, भाई ग्रेविटी नीचे लग रही है, एनर्जी घटेगी, तो वह वापस जो है आएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी वेपर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। तो ये कहलाता है प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। बेटा एक ऐसा समय आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम होगा। क्या होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस समय जो होता है दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, और उस समय जो प्रेशर क्रिएट करता है वेपर लिक्विड के सरफेस पे वह कहलाता है वेपर प्रेशर फॉर दैट लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, इसलिए कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर exerted by vapor of liquid
वेपर ऑफ liquid, pressure exerted by vapor of liquid on the surface of liquid. कब? when it is in equilibrium with liquid. ध्यान देना, बहुत चीज़ें एक साथ वो कह रहा है कि यह वह प्रेशर है जो लिक्विड की वेपर लिक्विड के सरफेस पर लगाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब दोनों आपस में क्या, लिक्विड और वेपर आपस में क्या, इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगा। सॉरी, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे आप तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा? क्योंकि ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, जितने ज़्यादा वेपर के मॉलिक्यूल होंगे उतना अधिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगा, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो आसानी से टूट के वेपर में जाएगा। यानी वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर द वेपर प्रेशर। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर द वेपर प्रेशर। समझ बात को? और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये 3 पॉइंट हैं, क्वेश्चन इस पर अक्सर आते हैं और गलत नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं लिख भी दे रहा हूँ। यानी हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं भाई? पहला आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब हो गया बेटा, यहाँ बात हो रही है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। यानी यहाँ होगा आपका वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, higher is the vapor pressure। और यदि एंड लगा दें, एंड stronger the intermolecular force of attraction, lower is the vapor pressure, lower is the vapor pressure, lower is the vapor pressure। क्लियर? यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो प्रेशर कम होगा। जैसे देखिए, यदि हम H2O वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2S। क्यों बेटा ऐसा है? यानी वाटर का वेपर प्रेशर जो है, सॉरी उल्टा कर दिया कि हमने, ये गलत हो गया बेटा, कम होना चाहिए क्योंकि वो H2 में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। देखिए हमसे भी गलती हो गई, ये ध्यान रखना है। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ H2S। ऐसा इसलिए बेटा कि H2O के मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S में सिर्फ डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा बेटा? डाइपोल तो दोनों में है, डाइपोल
प्लस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इसमें सिर्फ क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, ओनली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन H2S में, जबकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग तो वेपर प्रेशर कम। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो आगे पास नंबर है, आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हो। अगला आता है, नेक्स्ट फैक्टर आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या स्टेटस है भाई? टेम्परेचर का ये है, पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा ज़्यादा वेपर वो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, जितने ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे उतना ही अधिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसका मतलब हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर, यानी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। अब आते हैं, एक टर्म होता है आपने सुना होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर आपको बता दिया, फैक्टर आपको ध्यान रखना वेपर का फैक्टर क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? इसे कहते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लिक्विड आपका जल्दी बॉयल हो जाएगा भाई बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, पर्टिकुलर जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, अबव भी लगाने पर चेंज होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर जगह बात करते हैं, हमने लिक्विड अलग अलग चेंज किया है, तो जिस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये नोट करके समझना है, नोट क्या नोट है बेटा, हायर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड के लिए उसका प्रेशर यदि ज़्यादा है देन लोअर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लोअर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यदि इसका उल्टा कर दें कि आपका वेपर प्रेशर कम है तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हायर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी लो वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा भाई, सीधे वेपर प्रेशर कम है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा वेपर प्रेशर तब तक बॉइलिंग होगी नहीं, तो टेम्परेचर आपको क्या करना, राइज करना पड़ा। यदि वेपर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर बढ़ा के उसे प्रेशर के बराबर लाया जाएगा, और यदि वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर? ओके, अब एक लॉ है ट्राउटन्स लॉ। इसका इक्वेशन बेटा जब 2013 PhD में सेलेक्ट हुआ था तो ये आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्राउटन्स लॉ। इक्वेशन सीधे पूछ लिया था, वैल्यू डेल्टा H VAP वेपराइजेशन बटे
TB इक्वल टू 21, सब चीज़ ध्यान रखने अच्छे से, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो कोई भी वैल्यू में, यूनिट्स में आपको एकदम ध्यान रखना, कहीं से कोई गलती ना हो। डेल्टा एच वेपराइजेशन यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है बेटा आपका, हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और TB क्या है, TB आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड है, जिस लिक्विड की बात हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट हमारा है जो हमें समझना है, लिक्विड स्टेट की बात चल रही है, तो नेक्स्ट हमारा है सरफेस टेंशन। इसमें बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन में क्वेश्चन पूछता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या मॉलिक्यूलर वेट, ये सब पूछा जाता है। सरफेस टेंशन में डिफिनीशन इसकी थोड़ा अटपटी सी है, लेकिन सुन लीजिए, ये होता है फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द surface of the light along one लाइट नहीं, लिक्विड होना चाहिए, मगर लाइट क्यों होगा, एक्चुअली लाइट नहीं थे बेटा अभी आगे, इसलिए वो ध्यान आ गया, ऑफ द लिक्विड, नहीं का लाइट क्यों होगा, लिक्विड along 1 meter length, along 1 meter length of the surface। ये होता है आपका फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड along 1 meter length ऑफ द सरफेस, तो ये आपका कहलाता है सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट पूछी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये आपका है। अब कौन से फैक्टर जो है सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं, इस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनता है। ये आपका है, जैसे वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन है, वैसे इसी तरह ये भी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। पहला फैक्टर आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्चुअली सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में अलग बात है। तो टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension decreases, on increasing temperature surface tension decreases। यहाँ तक बात क्लियर, एंड वाइस वर्सा, यानी टेम्परेचर आप घटाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब जिस पर डिपेंडेंट होगा, वो है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो भाई यहाँ भी क्योंकि ध्यान रखना है, तो यदि आपका सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो यदि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, और वीकर होगा तो कम होगा, यानी stronger the intermolecular
force of attraction, stronger the intermolecular force of attraction, greater the surface tension, greater the surface tension. ओके, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। यदि हम H2O और H2S में कंपेयर करें तो सरफेस टेंशन H2O का ज़्यादा होगा, H2S का कम होगा। अगला टर्म जो हमें सीखना है वो है विस्कोसिटी, बहुत आसान। और लास्ट टर्म हमारा है विस्कोसिटी। बहुत जितनी बड़े आपको नीड है मैक्सिमम मैंने प्रयास किया है कवर अप हो जाए। देखिए बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, टीचर कोई भी पढ़ाएगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम तो एक आपको फटाफट रिवीजन टाइप का चीज़ दे रहे हैं कि आपने जो है भाई 40 मिनट का मेरा एक लेक्चर हुआ, 4 लेक्चर कंप्लीट हुआ है, 4 16 लगे, 2.5 घंटे की बात है। 2x पे करके देखेंगे तो एक सवा घंटे में आप निपटा दोगे। तो ईजी वे में रिवीजन हो जाएगा इस तरह। बाकी आपको कंटेंट बुक से भी थोड़ा ऐड ऑन करना होता है। विस्कोसिटी क्या है बेटा? ये इट इज़ इंटरनल resistance to flow in liquids. It is internal resistance to flow in liquid. यानी बात करें तो viscosity of a liquid decreases with increasing temperature, with increasing viscosity of a liquid decreases with increasing temperature। यानी विस्कोसिटी को आप देखेंगे ये है जो है आपका उस हिसाब से है। विस्कोसिटी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, विस्कोसिटी घट रही है, इससे आपका सरफेस टेंशन भी क्या हो रहा है? घट रहा था। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का ट्रेंड लगभग सेम है। दूसरा बात करें, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर force of attraction, stronger the internal force of attraction in liquid, higher the viscosity। अब एक टाइम आता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसकी यूनिट खूब पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसको ईटा से इग्नोर करते हैं। तो यानी यूनिट ऑफ ईटा क्या होगा बेटा? डाइन सेंटीमीटर पर -2 सेकेंड। इसको कहते हैं 1 पॉइस। इसको ये पूछ लेता है 1 पॉइस इक्वल टू कितना होता है। दूसरा आयनिज इक्वेशन है फॉर विस्कोसिटी, ये भी डायरेक्ट पूछी गई है। इक्वेशन फॉर विस्कोसिटी वो होता है ईटा इक्वल टू A-e⁻⁻⁴ यहाँ ए आपका आयनियस कांस्टेंट है, ई ए आपका है एक्टिवेशन एनर्जी, आर आप परिचित हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर है,
ओके, ए आर्नियस कांस्टेंट है, ओके। जितनी चीज़ें हमने बताई है बेटा टोटल आपको याद रखनी है। 4 लेक्चर में आपका गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट और हो गया है। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वह सॉलिड स्टेट का आएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास जो है वहाँ से करिए। बाकी मेरी टेस्ट सीरीज़ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी की भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको उचित लगे, लेकिन तैयारी में अच्छे से लगिए। थैंक यू।